अस्सलाम वालेकुम। या और 1-2 मिनट रुक जाते हैं क्या? सर हो गया, शुरू कर सकते हैं सर। शुरू कर सकते हैं ना, जी क्योंकि फिर वो कितने आपने 40 मिनट्स का होता है ना। जी सर, ये 40 मिनट्स का होता है, मतलब हमको 25 तक टाइम मिल जाएगा। हम्म, 5:25। ठीक। तो मैं आप लोगों को जो है एक केस स्टडी बता रहा था। तो इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से सुने। ये जो मैंने आपको जो 4 नाम निकाल कर बताया ना कि पेरेंट्स हैं और रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं और दोस्त हैं, हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि सबसे पहले सोहबत, उसके बाद ताल्लुक और उसके बाद राब्ता। जी ये किसके सोहबत में है, किसके ताल्लुक में है, और तीसरा है राब्ता, माहौल। जी हालांकि तीनों बहुत मिलते जुलते लफ्ज हैं। सोहबत से मुराद जिसके साथ इससे कसीर उम्र का हिस्सा गुजारा है। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लें, अगर इनको लिखना, जो लिखकर याद रखना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोस्पेक्टिव से, हम देखते हैं कि किसकी सोहबत में रहता है, जी यानी कि उम्र का अपना ज्यादा हिस्सा किसके साथ गुजारा। जी दूसरा ताल्लुक देखते हैं कि किसके ताल्लुक में ज्यादा वो गुजारा, जी यानी इनके साथ अक्सर तो नहीं रहता था लेकिन वास्ता पड़ता था। और तीसरा है माहौल, कि जी किस माहौल में बच्चा रहता है। जी ठीक है, पहली इसमें पेरेंट्स और रिश्तेदार आते हैं सोहबत में। जी ताल्लुक में टीचर्स आते हैं जी और माहौल में दोस्त आते हैं। जी ये भी मैंने क्लियर कर दिया ताकि जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। जी और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो इन तीनों कैटेगरी में फिट बैठती है, जी सोहबत, ताल्लुक और माहौल, जी वो पेरेंट्स हैं। जी इसलिए पेरेंट्स का अपने बच्चों को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। जी ये आज के हमारे सेशन का सबसे अहम नुकता है, इसको सारे पेरेंट्स देख लें कि जी अगर मैं मेरे बच्चों को समझना चाहता हूं तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं सबसे पहले जो है अपने आप को समझूं। ठीक है, लिख लिया सबने पॉइंट? जी ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आप लोगों को केस स्टडी बता रहा था ना, जी बहुत सिंपल सी है। वालदा जो है वालिद के पास शिकायत कर रही है कि आज आपके बच्चे ने झूठ कहा, और पता है कितना बड़ा झूठ कहा है उसने। जी तो वालिद साहब बहुत गुस्से में हैं। और वालिद साहब अभी जो है, मिसाल के तौर पर बच्चे का नाम हम ले लेते हैं खालिद। जी वालिद साहब अभी खालिद को जो है ना सबक देने वाले हैं जी कि झूठ का अंजाम क्या होता है। जी आज तुझे ऐसा सबक दूंगा कि तू आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब जी बच्चा थर 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 कांप रहा है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। जी ठीक है, और बस ये हो ही रहा है, और दरवाजे पे बेल होती है और बाहर से आवाज आती है, साजिद भाई घर पे हैं क्या? जी अभी साजिद भाई घर पे हैं क्या? अब अब्बा जो है इशारा कर रहे हैं। अब्बा क्या कर रहे हैं? इशारा। इशारा कर रहे हैं। किससे कह रहे हैं? बेगम साहिबा से। क्या मतलब इसका? मना कर दो कि मैं घर पे नहीं हूं। जी सर। अब बेगम जो है दरवाजे पे पहुंचती है और कहती है, आमिर भाई जी वो घर पे नहीं है, जी वो घर पे नहीं है। अब बच्चा वहां खड़ा है, जी वो ये लाइव शो देख रहा है कि बाहर कोई मेरे अब्बा के ताल्लुक से पूछ रहा है। जी मेरे अब्बा यहाँ से कह रहे हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं, जी और मेरी अम्मी जाके कह भी रही है। जी झूठ कहलाने वाले अब्बा, जी झूठ कहने वाली अम्मी, जी सजा मिलने वाली है मुझे। जी आप क्या समझेंगे बच्चों को? जी बच्चा आपको समझ चुका है। जी बच्चे पैदाइशी तौर पर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये भी एक मौजू है, एक टॉपिक है। जी कभी मौका रहा तो इस पर बात करेंगे। जी
आपने बच्चे को समझा या नहीं समझा ये तो नहीं पता, लेकिन बच्चा आपको अच्छे से समझ चुका है कि झूठ कैसे कहा जाता है। पता है बच्चे ने कितने सबक लिया? उसने ये सबक लिया कि मेरा झूठ कहने का अंदाज सही नहीं है। झूठ ऐसे कहना चाहिए कि सामने वाले को पता ना चले। झूठ उस वक्त कहना चाहिए जब आप ताकतवर हो। जी जब आप ताकतवर ना हो तो आपको झूठ नहीं कहना चाहिए। जी ये तरबियत बच्चे की कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। जी और शिकायत किससे है? बच्चे से। जी इसलिए इसका उन्वान जैसे मैंने कहा ना, खुद को समझे, जी या इसको और थोड़ा अगर आप बड़ा कर ले तो बच्चों को समझने के लिए खुद को समझें। जी अभी जो आपने इश्यूज लिए हैं ना, देखिए सबसे ज्यादा वक्त, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। जी वो सारा ब्लेम दूसरों पे ज्यादा देते हैं। वो रिश्तेदार पे देते हैं, टीचर्स पे देते हैं, दोस्तों पर देते हैं। पेरेंट्स कभी भी खुद पर ब्लेम नहीं लेते। मैं खुद वालिद हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, मुझे पता है मेरे मेरे क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले अपना एटीट्यूड सही करें। जी अभी जितने आपने इश्यूज बताया ना, मैं इसको कंक्लूड करते हुए चलता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बहुत एक कॉमन मर्ज आजकल चला हुआ है, मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में पड़ा रहता है। चैट्स पे आप लोगों ने मैसेज भेजा ना, मैं उसके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे खतरनाक इशू, मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। जी अब आप उसको समझना चाह रहे हैं, ठीक है, देखिए इसको अंदाज को समझिए। जी सवाल है, मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में पड़ा रहता है, मैं इस इश्यू को समझना चाहता हूँ। जी इसका हल क्या है पता है? आप अपने आप को समझिए कि आप मोबाइल पर कितना वक्त देते हैं। सुभान अल्लाह। आप कितना वक्त मोबाइल पर देते हैं। जी दूसरी बात, बहुत अहम बात है, जी मोबाइल में एक क्लाइंट की मैं आपको कारगुजारी बता रहा हूँ, नाम तो नहीं बताना। एक आया बहुत परेशान है, काउंसलिंग के लिए आया, बोले यार मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में पड़ा रहता है, क्या करूँ, कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही उनसे एक सवाल कर दिया, वैसे आपका बच्चा आपका जो मोबाइल है उसमें देखता क्या है? जी अब बोले सभी देखता है। बोले अच्छा। मैंने कहा कि उसमें वो जो फिल्में हैं, जी वो जो सॉन्ग्स हैं, वो बच्चे ने डाउनलोड किया है या आपने डाउनलोड किया है? एकदम उनकी जो चेहरा जो है ना नीचे हो गया। जी अव्वल तो मोबाइल का इश्यू अपनी जगह, सबसे पहले इश्यू ये है कि बच्चा अगर मोबाइल में कुछ देखता भी है तो जी वो देखता है जो आप दिखाते हैं। जी तो हमारी फिक्र नहीं है कि हमने मोबाइल में क्या डाल के रखा है। जी हम क्या चाहते हैं पता है? हम ये चाहते हैं कि मेरे मोबाइल में फिल्में तो रहेंगी, जी गाने भी रहेंगे, लेकिन मेरा बेटा नहीं देखेगा, जी मैं देखूंगा। मेरा बेटा क्या देखेगा? वो देखेगा तिलावत, वो देखेगा हाउ टू स्टडी, जी वो देखेगा एजुकेशनल लेक्चर्स। वो मूवीज नहीं देखेगा, वो गाने नहीं सुनेगा। जी वो सब मेरे लिए। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, बच्चे आपसे ज्यादा समझदार होते हैं। जी आप उनको समझे ना समझे, वो आपको समझ गया है। जी मेरे अब्बा का दोहरा रवैया है, मेरे लिए कुछ और है और अपने लिए कुछ और है। जी ये मुझे वो बनाना, ये जुमला मेरा लिखिए, ये मुझे वो बनाना चाहते हैं जो ये खुद नहीं है। जी और आप यकीन माने, जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, अगर आप वो खुद नहीं है तो आपका बच्चा कभी वो नहीं बनेगा। सबसे पहला सबक आपके लिए है कि जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, जो जो तरबियत उनकी करना चाहते हैं, जो माहौल उनको देना चाहते हैं, जो ताल्लुक देना चाहते हैं, पहले आपको वैसे बनकर दिखाना पड़ेगा। जी क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त बच्चा आपके साथ गुजारता जी है। अगर आप ही उसको वो चीजें नहीं देंगे तो बच्चा कैसे लेगा? आप कैसे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? बच्चे बहुत जल्दी चीजों को समझते हैं। जी एक दूसरा इशू लेते हैं हम लोग। मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है।
ये मेरे बच्चे का इशू है, मैं इस इशू को समझना चाहता हूँ। जी तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब इस इशू को आप अपने अंदर देखिए। जी वालिद कितनी दफा अपनी बीवी पर, अपने वालिदैन पर गुस्सा करता है, जी कितनी बार उनसे चिल्लाकर बात करता है। अगर वालिद बच्चों के सामने अपनी वाइफ पर, अपनी अहलिया पर चिल्लाकर बात करेगा, गुस्से में बात करेगा और थोड़ी थोड़ी बात पे टेम्पर हो जाएगा, और बच्चे के सामने अपनी बीवी से कहेगा देखो मालूम है ना वो कितना गुस्सा आता है, जी और देखो पता है ना वो गुस्सा आ गया तो मैं क्या करता हूँ। जी अजीब रवैया है भाई। हम हमारे बच्चे से क्या चाहते क्या है? यानी आप बच्चे से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गुस्सा करूंगा पर तू नहीं करना? कि कैसी मतलब परस्ती है ये आप क्या देना चाह रहे हैं बच्चों को? ये आप, बहुत सख्त जुमला कहने जा रहा था कि ये आपकी नादानी है कि आपने बच्चों को बेवकूफ और नासमझ समझ के रखा है। हमसे कई गुना हमसे हमारे बच्चे समझदार हैं, वो उन चीजों को समझ लेते हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य बता दूं, मैं वक्त का बहुत मुझे भी ख्याल है कि एक क्लिप मैंने देखा था, आप लोगों ने भी स्टेटस वगैरह पर देखा होगा कि एक दादा मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़ईफ है, उनके साथ उनका बेटा भी है और उनका पोता भी है। जी अब जैसे ही वो दादा बाहर निकलते हैं तो उनका जो बेटा होता है जवान, वो फौरन अपने अब्बा के जूते उठाता है और अपने वालिद साहब के सामने लाकर रख देता है। जी उसका बेटा जो छोटा बच्चा है वो फौरन जाता है और अपने वालिद के जूते जूते उठाता है और अपने वालिद के सामने लाकर रख देता है। जी ये है तरबियत का तरीका। आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जी मैं गुस्सा करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, लेकिन तुम नहीं चिल्लाना। हमारे एक दोस्त है, वकील है, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगती है और कई बार मैंने इसको रिपीट किया। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि अपने बच्चों की पढ़ाई का टेंशन मत लो, अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? ये मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि किसी ने सवाल किया था कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, वो एकदम सुस्ती करता है, मौके तलाशता है, वगैरह वगैरह, इसमें बहुत से सवाल ऐड हो सकते हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से ज्यादा फिक्र मत कर, अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? तो वो मुझसे चीज डिस्कस कर रहा था। एक दफा मेरी वाइफ से बात हो रही थी तो मैंने ऐसा ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि उसकी वजह, बोले यार मेरे घर पे लाइब्रेरी है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी टीचर है, वो दिन भर किताबें पढ़ती है, मैं दिन भर किताबें पढ़ता हूँ, तो जब बच्चा हमको दिन भर किताबें पढ़ता हुआ देखेगा तो वो पढ़ेगा ही ना। हकीकत यही है, उनका बच्चा पढ़ता है। जी ये जितने पेरेंट्स अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं, ये अपना मुहासबा करें और मुझे ये जवाब दें, मुझे ना दें, अपने दिल को दें। घर में 21 इंच का टेलीविजन है या घर पे जो है 21 इंच की लाइब्रेरी है? जी इतना तजाद है हमारी जिंदगियों में, इतना तजाद है हमारी जिंदगियों में, हम क्या बच्चों की तरबियत करेंगे? अल्लाह हमारी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमाए। हम चाहते हैं बच्चा टीवी ना देखे, हमने टीवी लगा के रखा है। हम चाहते हैं बच्चा पढ़े और हमारे घर में लाइब्रेरी नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे हम? ये तजाद हमारा है, कसूर हमारा है, और मुल्जिम किसको बना रहे हैं? बच्चों को। होना ये चाहिए था कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर पढ़ाई का जज्बा हो तो मेरे घर में एक लाइब्रेरी हो। देखिए कितने तजर्बात हैं। जो पेरेंट्स घर पे नमाज पढ़ते हैं, वो छोटे से बच्चे को देख लीजिए ना, 3 साल का, 3.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा, वो देख रहा है अम्मी नमाज पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है, उसके बदन पे कपड़े नहीं होते, बरहना होता है, लेकिन अम्मी के बाजू में आके सजदे में गिर जाता है। कई लोगों को उसका तजर्बा होगा। अब मुझे ये बताए, उस साल के बच्चे को जिसे बोलना नहीं आता, उसने कौन सा लेक्चर सुना था नमाज पढ़ने के लिए? उसे किसने आगे बताया था कि भाई सजदा करना है? जी किसी ने नहीं बताया ना, पेरेंट्स के अमल ने उसे बताया।
मैं फिर से एक जुमला बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। बच्चे को अमल के जरिए सिखाइए। बच्चा सीखने के लिए तैयार है। जी सर। वो सीख रहा है। जी। मसला ये है वो सीख रहा है जो आप सिखा रहे हैं। जी। आप उसे तहज्जुद पढ़ना सिखाएंगे, आप उसे सिखाने से मुराद आप उसके सामने तहज्जुद पढ़ेंगे, आप उसके सामने दुआ मांगेंगे, तो आपका बच्चा भी वैसा बनेगा। आप उसके सामने गुस्सा करेंगे, आप उसके सामने मोबाइल देखेंगे, आपका बच्चा भी वही करेगा। जी सर। ऐसे ही बड़ों की इज्जत नहीं करता जी। पेरेंट्स। मेरा बच्चा जो है बड़ों की इज्जत, झूठ झूठ बोलता तो मैंने कवर अप कर ही लिया, और बड़ों की इज्जत नहीं करता। फिर अपने आप से सवाल करें, मैं मेरे पेरेंट्स की कितनी इज्जत करता हूँ। जी सर। देखिए, आप अपने घर के बड़ों का जितना एहतराम करेंगे, जितना अदब करेंगे, आपका बच्चा खुद ब खुद आपका अदब करने वाला बनेगा। जब वो देखेगा कि मेरे अब्बा मेरी अम्मी घर के बड़ों को जो झिड़क के बात कर रही है, उनसे उल्टी बात कर रही है, तो वो आपसे भी वैसी बात करेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा अदब से बात करे? मेरे समझ में नहीं आता। मैं जब काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स को लेकर बैठता हूँ ना, तो सही मानों में मुझे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि मैं कहता भी हूँ कि बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये जो सारे मैंने इश्यूज लिए हैं, बहुत मुख्तसर लिए हैं, पेरेंट्स के ताल्लुक से लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। टीचर और दोस्त, ये तो इसका रोना तो हर कोई रोता है। जब बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे जाती है? टीचर्स पे जाती है। जी। पता नहीं टीचर्स पढ़ाते हैं कि नहीं, पता नहीं टीचर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं वहां नहीं जाता, वो तो दिल्ली दूर है अभी। हालांकि टीचर्स का भी एहतसाब होना चाहिए, तो उस पर भी मेरे खास लेक्चर्स हैं, लेकिन जब मैं टीचर से बात करूंगा तो मैं फिर उनसे मुखातिब रहूंगा। जी। रिश्तेदार, यहाँ रिश्तेदार से मुराद वो रिश्तेदार है जो हमारे साथ घर में रहते हैं, यानी दादा दादी, नाना नानी, खाला, फुप्पी, जो पड़ोस में है, जो करीब में है, जिनके हम बार बार मिल रहे हैं। तो हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जी। अम्मी के पास छोटी बहन आती है और दोनों मिलकर पूरे खानदान की गिबत करते बैठ रहे हैं। जी। और बेटी से चाहते हैं कि किसी की गिबत ना करे। जी। बाप जो है पूरा काला कारोबार जो है बच्चों के सामने कर रहा है, पर वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा, वो चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा ना करे। जी। तो सबसे पहले हमको अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है। ये जितनी शिकायतें मैं बच्चों की कर रहा हूँ, क्या ये चीजें मेरे अंदर हैं? अभी एक सवाल था कि मेरा बच्चा जो है उसमें लो कॉन्फिडेंस है। एक सवाल ये भी था इसमें, बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों से वो जो मुतासिर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सोहबत ऐसे लोगों से ज्यादा है जो नेगेटिव बोलते हैं और बहुत जल्दी डर जाते हैं। जी। ऐसे लोगों के बीच में बच्चा रहता होगा, ऐसी चीजें वो देखता होगा। बहुत से पेरेंट्स पता नहीं क्या उनको खुशी मिलती है, वो अपने बच्चों को जो है भूत की स्टोरी सिखाते हैं। जी। एक कॉमन चीज है ना, बच्चा सोता नहीं है, चिल्लाता है, क्या बोलते, सो जाए तो देख भूत आएगा, भूत आएगा देख, और देखो देखो भूत खड़ा है देख वहां पे। अब डराया खुद हमने, इसके अंदर नेगेटिव थॉट्स डालने वाले हम हैं। अब बच्चे की शिकायत हो रही है कि वो डर जाता है। जी। बुनियाद कहाँ पड़ी थी? उसको डराया किसने था? उसको डराने वाले माहौल में रखा किसने था? ये कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो उम्मीद है सारे सवालात इसमें कवर अप हो गए हैं, और मेरा जो उन्वान था वो भी इसमें आ गया है कि हम खुद को समझें। इसी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आप बात कीजिए, क्या करना। मैं ये चाह रहा था सर कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रखें। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई सवाल करेगा या कर सकते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने समझ लिया होगा कि इस वक्त किसकी इस्लाह की जरूरत है, तो वो पहले अपनी फिक्र करेंगे और हर चीज को इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर भी अगर कोई सवाल करना चाहे तो बिल्कुल। इसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जिनके मतलब कि इससे अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता तो वो तो पर्सनली जब देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में, जब आइंदा हम लोग कोई प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर सेशंस ही रखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट कभी जब रखेंगे।
तो यहाँ जी पर जी हमारे पास है ना आसिफ भाई है, जो आपसे एक बार मिल भी चुके हैं। मुझे लगता है कि उनका क्वेश्चन जरूर रहेगा उनके पास। डेफिनेटली हैविंग एनी क्वेश्चन। तो आसिफ भाई, आई वांट, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मतलब मैंने आपका चालू कर दिया है यहाँ से। अच्छा, सवाल में एक बात का ध्यान रखें कि टॉपिक को ध्यान में रखें और जिस इन्वायरमेंट और जिस सिनेरियो में मैंने बात किया है उसको जहन में रखते हुए सवाल करें, जी जी तो जी। ज्यादा अस्सलाम मुनासिब है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे जो मुलाकात हुई थी ना कोल्हापुर में घर पे। जी जी जी, पहचान गया मैं आपको। जी जी जी। हाँ जी जी। कैसा तो है अभी बच्चा का माशाल्लाह ग्रेड? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो सलाह दी थी उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे अच्छा उसको अच्छा। एकेडमिक पे ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट है जैसे थोड़ा जी जी स्पोर्ट्स जी में है, तो उस लाइन से थोड़ा सा लाइन चेंज कर दिया कि हमको जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको नीचे ला दिया हमने एकेडमिक के हिसाब से। जी जी। और उसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से पढ़ने दो। इसमें एक बात उस खाली हिसाब ख्याल रखें, जो आपने कहा ना हमने हमारा एक्सपेक्टेशन कम कर दिया, इसके से। साथ एक काम और कीजिए, और आप सवाल भी कर लें क्योंकि फिर शायद और भी हो, या मैं एकदम जी मुख्तर में जी बताऊं। जी जी उसकी छोटी छोटी कामयाबियों को कैश कीजिए, जी इतना खुश हो जाइए कि उसको लगे कि मैंने पूरी दुनिया फतेह कर लिया हो। जी 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 ये कि ये जी जो सही। जुमला है ना, इसमें एक थोड़ा हाँ। सा नेगेटिविटी है कि हमने हमारे हम्म, एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया है। इसको हम्म, पॉजिटिव अंदाज में इस तरह कहेंगे कि हम हमारे बच्चे की कामयाबियां जो भी है जैसे भी है, हम उससे बहुत खुश हैं जी 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 और उसको जी सराहें, जी बहुत सराहें। इससे जो ना बच्चे में जी जी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मुख्तसर में कर लीजिए। जी जी। मेरा एक्सपेक्टेशन से मतलब था कि जो एकेडमिक जी एक्सपेक्टेशन जी उसके जी, लिए हमने मैं सोचा था कि एटलीस्ट एक एवरेज हो जाए यार, तो उस हिसाब से नहीं है, जैसे उसको करना है उतना करने दो। और सर भी माशाल्लाह उसका मैथ्स वगैरह अच्छा करा रहे हैं, मोहसिन सर भी। और रहा उसका जो इंटरेस्ट है उसका फुटबॉल में या जो स्पोर्ट्स में है, तो अभी वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पेंडिंग पड़ा है। जब चालू हो जाएगा तो उसमें उसको वापस जी कंटिन्यू कर देंगे। तो इसमें एक चीज अभी उसको सीबीएसई बोर्ड से हम निकाल रहे हैं। जी तो उसमें जो सिक्स तक पढ़ा था वो स्टेट बोर्ड था, जी। और सेवंथ में हमने स्कूल शिफ्ट यानी चेंज किया सीबीएसई बोर्ड में। तो माशाल्लाह वहाँ पे थोड़ा एवरेज रहा उसका। अभी वो सीबीएसई वापस स्टेट बोर्ड में हम लाना चाहते हैं, यह सही है? असल में देखिए, जैसे आपने, क्योंकि हमारी पहली बात हो चुकी है, जी तो अगर आप उसको दोबारा स्टेट बोर्ड में लाते हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर जी है। यानी इन शॉर्ट में मैं यही जी बोलूंगा। जी ठीक। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। किसी कोई हाथ और कोई उठाए सवाल? थे, और एक हाथ उठाए थे। यहाँ पर फिजा एक लड़की है सर, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उनकी अम्मी है जी फिजा जमादार की अम्मी। वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी जी अस्सलाम जी जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ सर, मेरी बोलिए। बेटी कुरान शरीफ पढ़ती है। तो अभी है सर, 8 साल की है। तो उसको बार बार नेगेटिव आता है कि वहाँ पे वो अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह सर। सामने वाले उस्ताद बार बार बोलते हैं कि एक बार भी उसको, आज 4 साल हो गए, एक बार ही बोला नहीं कि बा अच्छा माशाल्लाह पढ़ती है। तो टीचर की तरफ से, उस्तादों की तरफ से मेरी बेटी को नेगेटिव बातें आती है। हम घर वाले तो कोई नहीं सर, रिश्तेदार हो वगैरह कोई नहीं हमारा। तो मैं बाहर के लोगों से नेगेटिव बच्चे को आता है ना, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ सर। ओके ओके। असल में कैसा है, बात यही है, इसीलिए मैंने जो लेक्चर का जो मैंने 4 बुनियादी बात मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स, रिश्तेदार, टीचर्स और दोस्त। तो अगर ऐसा मामला है, अगर आपके पास कंफर्म ये रिपोर्ट है कि टीचर्स की तरफ से कुछ इस तरह की नेगेटिविटी होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से किसी अच्छे समझदार आदमी को साथ में ले जाए और टीचर से बात करें, और टीचर से ये साफ साफ कह दे कि हमारा बच्चा जैसा भी पढ़ता है हम उससे खुश हैं, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप उसको थोड़ी हौसला अफजाई की बात करें तो ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि मेरे पास धारवाड़ से ऐसा केस था कि बच्चे को जो है ना चक्कर आकर वो बेहोश हो जाता था। उसको कई जो है साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने गया, तो बच्चे को जब मेरे पास लाया और जब मेरे बच्चे से अकेले में बात किया, तो उसका डर ये था कि टीचर सबके सामने जलील कर देती है। वो खौफ इतना तारी था कि उस वजह से चक्कर आके गिर जाती थी। ऐसा सारे टीचर्स नहीं करते, इतना इतना ज्यादा उसका वो नहीं होता है वॉल्यूम। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको चाहिए कि अगर वो टीचर के ताल्लुक से हो या किसी के भी ताल्लुक से हो, आप उनसे आगे पर्सनली मिलें, उनसे अच्छे से बात करें,
उनको बच्चे का इश्यू बताएं, आप नहीं एक्सप्लेन कर सकती तो किसी समझदार को साथ ले जाए। तो जैसे ही टीचर्स के सामने बात आती है ना, तो टीचर्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। बस ये कि आप उनसे अच्छे आसान तरीके से बात करें। ओके सर, एक हमारे पास नासिक से एक क्वेश्चन है उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब की तरफ से, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। सिद्दीकी साहब वहां से शायद, हाँ ऑन हो गया जी, सवाल कर सकते हैं सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीचर भी इस सेशन में शामिल है, तो क्लास में टीचर्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि जिसमें बच्चों में, जैसा सर ने बताया कि पॉजिटिविटी आए उनमें, या वो पढ़ाई में उनका कुछ बढ़े, क्या एटीट्यूड उनको लानी चाहिए या क्या? सर मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा। सिद्दीकी साहब का जो क्वेश्चन है टीचर्स के ताल्लुक से, आप मुख्तसर जो जवाब आप देना दे सकते हैं सर फौरन, लेकिन है कि इनकी माशाल्लाह टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं, मैं इनसे पर्सनल मिला भी हूं, तो एक ट्रेनिंग सेशन टीचर्स के लिए हो सकता है अगर आप इजाजत दे तो अभी आइंदा। जी जी जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि असल में कैसा होता है ना कि टीचर्स के साथ एक ऐसी गुफ्तगू हो, क्योंकि उसके कई पहलू हैं कि टीचर्स कैसे बच्चों को मोटिवेट करे, टीचर्स कैसे बात करे, कैसे डील करे, ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है। यानी इस पर भी, यानी पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो घंटों बात हो सकती है, घंटों इसके लेक्चर्स, सालों इसके लेक्चर्स चल सकते हैं। तो उसमें बेहतर राय तो यही है उबैदुल्ला भाई कि अगर टीचर्स का एक ऐसा सेशन होता है और उसमें फिर हम उन चीजों को लेते हैं, आपको मैं आपके लिए ये बता दूं इस बात को कि मैं जब भी टीचर सेशंस लेता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले टीचर्स की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। ये बात आप नोट डाउन कर लें। आप किसी भी जब काउंसलर को बुलाएं या जो भी है, जैसे हमारे सर तो माशाल्लाह में जज़ाक खैर दे, तो होता क्या है ना, मैंने टीचिंग फील्ड में मेरी उम्र गुजरी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 साल पढ़ाया तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ाने का शौक रखता हूँ। बाज़ दफा क्या होता है, हम टीचर्स के पहलुओं को छोड़ देते हैं, तो उन पहलुओं पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आप यकीन करेंगे उबैदुल्ला भाई के मैंने जब सेशन लिया, मैं जब टीचर से सवालात मैंने पूछे कि देखिए मैं आपको डांट नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर जब सेशन होता है ना, तो टीचर वैसे सहम के बैठते हैं, अभी वैसे ही साहब ने, मैनेजमेंट ने बुला लिया है, अब हमारी जो कंप्लेंट्स होगी और हमारी जो है हमको सही किया था। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ करेक्ट करने नहीं आया हूँ, मेरे पास मैंने किसी से कोई इश्यूज नहीं लिए, मैं यहाँ सिर्फ आपके पर्सनल इश्यूज सुनना चाहता हूँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो टीचर्स हैरान हो गए, बोले हमको तो लगा कि आप हमको बताएंगे कि बच्चों से कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आप हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। मैंने बोला भाई जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी तो आप बच्चों को पढ़ाएंगी। जब आपकी ही प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हैं तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उसमें ऐसे संजीदा इश्यूज आते हैं, मैं बता नहीं सकता, बहुत संजीदा इश्यूज आते हैं। तो खैर मुख्तसर ये कि इसके लिए पूरे एक सेशन की जरूरत है, उसमें फिर हम लोग इस पर बैठ के चर्चा कर सकते हैं। सर और एक क्वेश्चन है मुंबई ठाणे से, इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, हमेशा टच में रहते हैं, तो आपसे सवाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मेरा बच्चा जो है वो अभी 8 में गया है और घर में तो काफी अच्छी स्टडी करता है, मैं उसको खुद स्टडी करवाती हूँ, सीबीएसई बोर्ड से है। बट ना स्कूल में जब एग्जाम के वक्त मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे कि ना एग्जाम में वो लिखता ही नहीं है। तब लिखते मैं जब उसका पेपर देखती हूँ तो भरा तो रहता है पेपर, बट उसके ना मार्क्स 2, 3, 4 उससे ज्यादा नहीं, जबकि घर में काफी अच्छे से आंसर मुझे लिख के बताता है, मैथ्स में अच्छा है, मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में जहन है, जहनी तौर से काफी अच्छा है, IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं करता। और मैंने टीचर से भी बात की है, प्रिंसिपल से भी बात की है, प्रिंसिपल का कहना है कि ना आप अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे या फिर आपको आप है ना ट्यूशन के होम ट्यूशन लगाओ आप। और क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में है बच्चा मेरा, तो वो इंग्लिश स्पीक भी ठीक से कर नहीं पाता, मुझे नहीं पता कि टीचर कहती है वो करता है, आपके सामने नहीं करता होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी नीचे है और वो बहुत अपने आप को है ना बहुत कम बताने के लिए झिझकता है।
मतलब उसको इंसल्ट फील होती है कि मैं ना कैसे बताऊं, कैसे पूछूं, और मैं मतलब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर पाता कि मुझे कोई नीचे देख के बात करे, और वो स्कोर ही नहीं करता मार्क्स। टीचर ने कहा समझा, हाँ समझ गया, जबकि कुछ नहीं समझता है। ओके मैम, इंशाल्लाह सर रिप्लाई देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असल में क्या है, इन्होंने जो जितनी भी बातें बताई हैं सब बच्चों में कॉमन ही है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि जैसे अभी आसिफ भाई ने मुझसे पहले बात किया था, उनका मैंने बाकायदा कॉन्वर्सेशन लिया था, तो हम जो है ना सबसे पहले बच्चे को प्रिएंट छोड़ें, अपनी एक्सपेक्टेशन से बच्चे को आजाद करें। सबसे पहले कि बेटा मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और तुम जो भी करते हो अच्छा करते हो, ठीक है, आज नहीं तो कल रिजल्ट आ जाएगा। ये भी एक अपनी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं इसको समराइज करता हूँ। दूसरा, टीचर से भी जो है ना, जैसे आपने जो टीचर से ये पूछा कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, मैं कहता हूँ कि आप टीचर से ना पूछें और बच्चे को अपनी स्पीड में पढ़ने दें। असल में प्रॉब्लम यही हो जाती है, और खासतौर पर मुझे बोलने में, कि मैं हर इश्यू को एक अलग एंगल से देखता हूँ। सबसे पहला आ जाता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कैसा। फिर दूसरा आ जाता है कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी सलाहियत क्या है, हम उसको कैसे पढ़ा रहे हैं और उसकी असल में क्वालिटीज क्या है। हम वो सारी चीजें देखते नहीं है। एक जनरल साइंस का एक कोर्स बना दिया गया है स्कूल के नाम पे, उस कोर्स में हम चाहते हैं हमारा बच्चा कॉम्पिटिटर हो जाए और उसमें वो अच्छा है। ये भी पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है। हमको अपने बच्चे का मैदान पहचानना चाहिए। सर हमारे पास कितना टाइम है? सर हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट है ना, तो मैं इस सवाल को कंक्लूड करता हूँ जी। और एक खाली उस वाक्य के साथ, क्योंकि इस पे भी बोला एक लेक्चर चाहिए। सर लास्ट में मुझे 30-40 सेकंड चाहिए रहेंगे बस। ओके फाइन। शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए, एक जंगल में जो है ना राजा का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो बादशाह नहीं है। अब हमारे जैसे टीचर्स पहुंच जाते हैं कि भाई हम लोग जो है एग्जाम लेंगे और जो जीत जाएगा वो बादशाह बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सारे जवाब दें। तो बोलते देखो हम लोग चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन टेस्ट होगा, ठीक है। तो सारे जो है जमा हो जाते हैं जानवर, मगरमच्छ, मछली, बंदर, गधा, शेर, बंदर, हाथी वगैरह वगैरह सब। अब टीचर जो है वो सवाल कंपटीशन शुरू करता है और वो कहता है कि देखो हम लोग ना कॉमन ले रहे हैं, और वो टेस्ट ये है कि ये सामने नारियल का पेड़ है, जो सबसे पहले नारियल के पेड़ पे चढ़ जाएगा वो जंगल का राजा जाएगा। अब आप मुझे अपने कॉमन सेंस से जवाब दीजिए कि कौन जंगल का राजा बनेगा? बंदर बनेगा। ऑब्वियसली बंदर बनेगा, जी, है ना। जी। अब ये बंदर जो बन गया, ये जो बंदर राजा बन गया, अब अगर शेर ये सोचे कि यार मेरे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं है, मैं तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता, ये सही है? नहीं सर। अगर सवाल बदल जाए, अगर सवाल बदल जाए और कॉम्पिटिटर जो एग्जाम लेने वाले हैं वो ये सवाल करें कि ये सामने तालाब है, जो इस पार से उस पार सबसे पहले पहुंच जाएगा वो जंगल का राजा बन जाएगा, तो कौन बनेगा? मछली बनेगी। जी। तो वो जो अभी मोहतरमा ने सवाल किया था, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अपने बच्चे का ग्राउंड समझिए कि मेरा बच्चा है कौन। हर बच्चा अपने मैदान का चैंपियन है। जी। मछली की अपनी एक खासियत है, शेर की अपनी एक खासियत है। तो हमसे गलती क्या होती है, हम हमारे बच्चे को बंदर बनाना चाहते हैं और उससे ये सवाल करते हैं कि तू नारियल के पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ा। हम टीचर से पूछते हैं मेरा बच्चा नारियल के पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ा। जी। हालांकि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी क्या है, उसकी अपनी सलाहियत क्या है, और इसके लिए भी पूरे काउंसलिंग की और बहुत चीजें करने की जरूरत पड़ती है। हम जो है आज हमारे पास सारी चीजें, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सबको हिदायत करे। अस्सलाम वालेकुम।